Hello friends, this is Asuni Sadnarjun, and today we are going to start a very important topic of law of tort, that is trespass to property. इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है ट्रेसपास टू पर्सन, और ट्रेसपास का मतलब होता है कि बिना किसी की परमिशन के अगर कोई पर्सन एंटर करता है, अब चाहे उससे बॉडी से रिलेटेड हो और चाहे उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। तो बॉडी से रिलेटेड जो ट्रेसपास थे उसमें हमने असॉल्ट, बैटरी ये देखा, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया, ये टॉर्ट्स अगेंस्ट द पर्सन थे। अब हम बात कर रहे हैं टॉर्ट्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी और ट्रेसपास की। एक्चुअली में है क्या कि हर पर्सन के कुछ लीगल राइट्स होते हैं, और वो लीगल राइट्स हैं अपनी प्रॉपर्टी और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इन सब वजह से अब उनके लीगल राइट्स में इंटरफियर करने के चांस ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसीलिए नए नए लॉज भी लाने पड़ रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर हम ट्रेसपास की बात करें तो एक्चुअली में ट्रेसपास होता है बिना किसी के परमिशन के उसकी प्रॉपर्टी में एंटर करना। अब ये प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी ट्रेसपास हो सकता है जो थेफ्ट वगैरह होता है, क्योंकि ये सिविल में भी आता है और क्रिमिनल में भी आता है। So we can say trespass can be termed as the wrongful act done directly and intentionally to cause the harm to another's property. अगर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में हार्म करने के लिए इंटेंशनली कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है तो ये कहा जाता है कि ये ट्रेसपास है। इट इज ऑफ टू काइंड्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल रॉन्ग। ये सिविल रॉन्ग भी हो सकता है और क्रिमिनल रॉन्ग भी हो सकता है। अब केवल ट्रेसपास करता है तो सिविल रॉन्ग है, लेकिन अगर ट्रेसपास करके वो उसको कोई फिजिकल अटैक करता है या कोई इंजरी करता है तो ये क्या हो जाएगा, क्रिमिनल रॉन्ग हो जाएगा। और सिविल रॉन्ग में आपको पता है कि कंपनसेशन मिलेगा, और अगर क्रिमिनल रॉन्ग प्रूव हो गया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। So we can say the term trespass can be termed as an action exceeding the limits so made by laws. हमने अभी डिस्कस किया कि इसीलिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, और लॉज ने क्या किया है, एक लिमिट डिसाइड कर दी है कि कोई पर्सन इस लिमिट के बियॉन्ड जाके काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो इस लिमिट को ब्रेक करेगा, इस लिमिट के एक्सीड जाएगा तो दूसरे के लीगल राइट का वायलेशन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई ट्रेसपास करता है तो वो लॉ के द्वारा बनाई हुई लिमिट को एक्सीड जाके काम करता है या उसके बियॉन्ड जाके काम करता है। It is an act intentionally directed for an unreasonable interference with the one's property. और ये होता क्या है, ये एक unreasonable interference होता है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में। Because if that person has some legal justification to enter into the property of other person, then that person may not be held liable for the wrongful act of trespass. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, unreasonable होना चाहिए। The term intentionally here implies that any wrongful act done voluntarily. अब voluntarily का मतलब क्या होता है, उसने स्वेच्छा से किया है, अपनी इच्छा से किया है, किसी भी दबाव में नहीं किया है। Furthermore, it is a necessary component of trespass to prove the intention of party involved. Trespass के लिए पार्टीज का जो इंटेंशन है वो प्रूव करना बहुत जरूरी होता है। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, ट्रेसपास जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, मूवेबल के लिए हो सकता है। जो मूवेबल के लिए होता है उसको हम ट्रेसपास ऑफ गुड्स कहते हैं। So we can say trespass to goods refers to the unintentional or intentional interference with the goods which are in the possession of other without any lawful justification can be termed as trespass to goods. अगर कोई पर्सन किसी की गुड्स में बिना उसकी परमिशन के अनलॉफुली विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन एंटर करता है, मतलब उसको हार्म पहुंचाता है, उसको उठा के ले जाता है, जैसे थेफ्ट वगैरह है, तो ये क्या कहलाता है, ट्रेसपास टू गुड्स कहलाता है। मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो याद रखनी है कि ट्रेसपास हमेशा अगेंस्ट द पोजेशन होता है, अगेंस्ट द ओनरशिप नहीं होता। कि अनलाइक ट्रेसपास टू लैंड, trespass to goods are also wrong against the possession of goods. अच्छा, इसका इफेक्ट पड़ेगा।
इफेक्ट ये पड़ जाएगा, कभी कभी ये होता है कि एक ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी खुद लायबिल हो सकता है अपनी ही प्रॉपर्टी को ट्रेसपास करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम अपनी कोई बाइक सर्विस के लिए दे के आए कहीं, या गाड़ी अपनी सर्विस के लिए दे के आए, और बिना उस शॉपकीपर की मर्जी के, कंसेंट के, परमिशन के हम अपनी ही बाइक उठा के ले आए, तो वो हम पे केस कर सकता है और हम लायबिल हो सकते हैं ट्रेसपास के लिए, क्योंकि ये अगेंस्ट द पोजेशन होता है रॉन्ग। यही लेजिस्लेशन दिया है इन्होंने जो हमने आपको बताया। अब ट्रेसपास टू लैंड की अगर हम बात करें, मेन टॉपिक हमारा है जिसको हम ट्रेसपास समझते हैं। तो ट्रेसपास टू लैंड का मतलब है कि अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बिना उसकी परमिशन के अगर कोई एंटर करता है तो ये क्या कहलाता है? ट्रेसपास कहलाता है, और ये अगेंस्ट द पोजेशन एक ऑफेंस होता है। लेकिन जो पोजीशन है वो डायरेक्ट होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कुछ समय के लिए फिजिकल अपीयरेंस है केवल। जैसे मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी पे हमने अपने सर्वेंट को रखा हुआ है, और कोई पर्सन अगर एंटर करता है तो सर्वेंट केस नहीं ला सकता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसके डायरेक्ट पोजीशन में नहीं मानी जाएगी, वो प्रॉपर्टी मेरे ही पोजीशन में मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी है, कोई खेत है या घर है, वो हमने टेनेंट को दे रखा है, लीज पे या उठा रखा है, तो लेजी या जो टेनेंट हमारा है, किराएदार हमारा जो होगा, उस समय अगर कोई इंटरफियर करता है तो वो केस फाइल कर सकता है उसको। यही एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, it is to be noted that a cause of action in a suit for trespass does not arise in the case where a servant is staying on his master's property. What a tenant of a property can bring about a cause of action against anyone encroaching on to his property during the period of his lease. जो भी उसका लीज का पीरियड है, टेनेंसी का पीरियड है, उस पीरियड में अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो वो केस फाइल कर सकता है। एक और चीज है, अभी हम लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक और चीज देखेंगे, न्यूसेंस। एक्चुअली में जो न्यूसेंस है ये और ट्रेसपास लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। ट्रेसपास जब होता है तो ये एक रॉन्ग है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, और न्यूसेंस ये एक रॉन्ग है अगेंस्ट द एंजॉयमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई पेड़ लगा दिया अपने प्रेमिसेस की बाउंड्री पे, और जब वो पेड़ बड़ा हुआ तो उसकी रूट्स भी अंदर काफी गहराई में इधर उधर फैलेंगी और ब्रांचेस भी फैलेंगी, तो उसकी रूट्स भी जो है वो नाइबर है उसके प्रेमिसेस में चली गई है और ब्रांचेस भी चली गई है। तो ये नहीं कहा जाएगा कि हमने ट्रेसपास किया, ये कहा जाएगा कि हमने न्यूसेंस किया। सो इफ द डिफेंडेंट erects up a tree which leads to growing of branches and walls and roots onto the land of the claimant, then it is not held to be trespass but nuisance. There is a thin line between nuisance and trespass. Trespass is encroachment upon property, whereas nuisance is interference upon another's right to enjoy his property. ट्रेसपास टू लैंड की अगर हम बात करें तो कभी कभी क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूइंग ट्रेसपास की भी बात कर दी जाती है। कभी तो पूछ लेते हैं कि कॉन्टिन्यूइंग ट्रेसपास से आप क्या समझते हैं। तो अगर कोई पर्सन ट्रेसपास करने के बाद वहीं पे स्टे कर रहा है, नहीं निकल रहा है, हट नहीं रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूइंग ट्रेसपास कहलाता है, वो बना हुआ है। या उसने कोई लगेज या गुड्स वहां पे रख दिए, उनको रिमूव नहीं कर रहा है, तब भी कॉन्टिन्यूअस ट्रेसपास होगा। जैसे इट इज अ वेल नोन प्रिंसिपल दैट इफ अ पर्सन एंटर्स अपॉन अनदर्स लैंड and stays on it, the act is connoted as continuing trespass. So either placing goods on the plaintiff's land and not removing them, or staying on the plaintiff's land and not moving away from continuing trespass. अगर कोई, अब यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है गुड्स की, गॉड्स लिखा हुआ है, तो स्पेलिंग ये अपने देख लीजिएगा, गुड्स ही होगा। सॉरी। तो चाहे कोई गुड्स रख दी हो, चाहे वो खुद ना निकल रहा हो, तो ये कॉन्टिन्यूइंग ट्रेसपास कहलाता है। रेमेडीज की अगर आप बात कीजिए तो एक तो डैमेज ले सकता है वो, और एक इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है, आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पढ़ा हुआ है, ये भी एक तरीके का व्यादेश होता है, एक ऑर्डर होता है, जिसमें या तो किसी काम को करने के लिए कहा जाता है, या ये कहा जाता है कि जो स्थिति बनी हुई है वैसी बनी रहने दो, उसमें कोई चेंज ना करो। तो डैमेज पे बस एक टेक्निकल पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है स्पेशल डैमेज क्या चीज है। जैसे किसी ने कोई ट्रेसपास किया,
तो जो जनरल डैमेज है वो तो वो वसूल ही सकता है जो प्लेंटिफ होगा, लेकिन मान लीजिए उसके ट्रेसपास करने की वजह से उसका कोई एक स्पेशल नुकसान हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नुकसान हो गया है, और अगर वो प्रूव कर देता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नुकसान जो उसका है ये उस ट्रेसपास की ही वजह से हुआ है, तो उसे वो कंपनसेशन मिल जाएगा, वो डैमेज मिल जाएगा, ये स्पेशल डैमेज कहलाता है। The claimant is entitled to full reparation for his loss incurred, जो भी लॉस हुआ है उसका पूरा उसको वापस मिलना चाहिए। Generally, depreciation in the selling value is an adequate measure for destruction or damage to the subject matters in course of the tort of trespass. If there is an adverse effect onto business due to trespass, the claimant is entitled to recover the profits which were lost. वो प्रॉफिट्स जो उसने खो दिए हैं, जो मिलते उसे अगर ट्रेसपास उसके साथ ना हुआ होता। तो ये डैमेज है। और इंजंक्शन है, इंजंक्शन वही होता है कुछ करने के लिए कह दिया जाता है या उसको कुछ कह दिया जाता है तो इंजंक्शन कहलाता है। एक केस भी है इस पे। तो ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है हमारा, टॉर्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, जिसमें स्पेशली हमने ट्रेसपास की बात की। तो इसको एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद फिर जो है हम अपना डिफेमेशन स्टार्ट होगा, नेक्स्ट टॉपिक में डिफेमेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, और सबसे बड़ी बात है अपने पेरेंट्स की हर बात मानिए और उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट कीजिए।